Hello students, hope you are doing good and welcome back to my channel. And again we are here. Okay, so in this video we are going to cover Marxist criticism, which is really very important. और इसके बाद जो जितनी सारी वीडियो आएगी, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा और इस चीज़ों को सही से नहीं समझा तो आप आने वाली चीज़ों को थोड़ा अच्छे से नहीं समझ पाएंगे. सो दैट इज़ द रीज़न सबसे पहले आपको ये वाली वीडियो देखनी है और इसके बाद जो आने वाली वीडियोज़ हैं उस पर जाना है. ओके, सो आई विल tell you everything about the Marxist criticism in very easy way that अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा. और जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई एम गोइंग टू कवर यू एवरीथिंग. सो अगर आप इस वीडियो तक आ चुके हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप बिल्कुल सही जगह पे आ चुके हैं. एंड यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा एंड वी विल टुगेदर correct the examination. Okay, so now let's see what is Marxist criticism. So we have Karl Marx और इनका जो सरनेम था मार्क्स, यहीं से आया है मार्क्सिज्म एंड मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म. सो इनका पीरियड था 1818 टू 1883. सो 1818 इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. और इस ईयर में हमें फ्रैंकलिन नाम का बाय मैरी शैली एक वर्क देखने को मिलता है. ओके, सो यू कैन रिमेंबर फ्रॉम देयर कार्ल मार्क्स का पीरियड स्टार्ट होता है फ्रॉम 1883 तक. ओके, सो कार्ल मार्क्स वाज अ जर्मन फिलोसोफर हु डिवाइडेड फिलोसफी इनटू टू कैटेगरीज. सो इन्होंने सबसे पहले आते ही साथ, ये जर्मन फिलोसोफर थे. ओके, और इन्होंने आते ही साथ क्या किया, इन्होंने सॉरी इन्होंने टू कैटेगरीज में फ़िलासफ़ी को डिवाइड किया. सो पहला इन्होंने बताया कि एक आइडियलिस्ट होते हैं जिन्होंने इन्होंने इसमें प्लेटो और एरिस्टोटल को कंसिडर किया, और दूसरे जो फिलोसफर्स होते हैं वो मटेरियलिस्टिक्स होते हैं. ओके, सो मार्क्सिस्ट, अब आपको राइटर्स के नाम बताने हैं कि कौन से राइटर्स हमारे कार्ल मार्क्स ने दूसरे वाले फिलोसफर मतलब मटेरियलिस्टिक्स में डाले थे. यू कैन डू इट इन द कमेंट सेक्शन. नाउ लेट्स मूव टू द मार्क्सिज्म फोकस्ड. यहाँ पे कहाँ पे फोकस हो रहा है? सो व्हाट्स एवर थिंग इज फोकसिंग ऑन द मटेरियलिज्म, कि सबके पास मतलब इसमें मार्क्सिज्म है. एक मूवी थी शिवाजी द बॉस, उसमें एक डायलॉग था, रिचर इज गेटिंग मीन्स रिच इज गेटिंग मोर रिचर एंड द पुअर गेटिंग मोर पुअरर. सो यही से कॉन्सेप्ट आता है कि जो वेल्थ है इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए सब में. ओके, सो यहीं पे यह वो फोकस होता है. मार्क्सिज्म फोकस ऑन द डियलेक्टिक मटेरियलिज्म विच इज़ द प्रोसेस ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ड्रिवन बाय द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द अपोजिट्स. ओके, और अपोजिट्स मतलब किसके? थीसिस एंड एंटीथीसिस. और ओके, सो लीडिंग टू द सिंथेसिस. Marxism believed that the materials condition or the physical and economic world shape human consciousness, beliefs and the ideas. So everything is governed by the material things. Okay, so human shape the human consciousness, belief and the ideas based on the material condition means paisa, money, resources, land. Okay, all these things. I hope आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा. नाउ वी विल क्विकली मूव टू दी की कॉन्सेप्ट्स. सो सबसे पहले हमारे पास डायलेक्टिक मटेरियलिज्म आता है, जिसमें हम बात करते हैं कि द वर्ल्ड इज शेप्ड बाय द मटेरियल कंडीशंस ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अपोजिंग फोर्सेस. दिस कॉन्फ्लिक्ट लीड्स टू द सोशल, पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक चेंजेस ओवर द टाइम. ओके, वेरी क्लियर and very simple. Now let's move to the second point. This is economic determinism. So what is this? This is Marx believed that the economic forces determine the structure of the society. So structure of the society is determined by what? Economic forces, land resources, revenue, all these things determine the structure of the society. कि वहाँ पे स्ट्रक्चर, अब इस यहाँ पे हम दो चीज़ें समझना चाहेंगे. पहले एक होता है कैपिटलिज्म और एक होता है सोशलिज्म. What is the difference between capitalism and the socialism? Socialism मतलब welfare for the society and capitalism means where everything is governed by the single individual or a single person who is very rich in the nature. So best example of the capitalism is America, or best example of the socialism is the Russia. Okay, so please note it down. Now we have class struggle. So before understanding the class struggle, I would recommend you
please have a notebook, and whatsoever thing I'm telling you, please write it down. I have already told you that without making notes, without your own note making, you are not going to succeed. And if you want this PDF, what you can do, you can join my Telegram channel where I will provide this video PDF to you and you can have it. But you know, सब कुछ अगर आपको पका पकाया मिल रहा हूँ, but I am also speaking, I am giving you so many information, but if you are not writing it down, then how will you remember it when you will do the revision? Okay, so that is the reason why I always recommend my students. So in my class, or if you are watching my video, just what you have to do, you have to have a pen and a notebook, and whatsoever thing I am telling you, just you have to write it down. Okay, now let's move to the class struggle. थोड़ा सा class struggle को समझते हैं. What is class struggle? देखो, अपन ऐसे एक ट्रायंगल बना लेते हैं. यहाँ पे अपन तीन चीज़ों में जान लेते हैं. सबसे पहले एलाइट्स हो गए, जिसमें किंग्स आ गए हो ना, उनके मिनिस्टर्स आ गए. देन वी हैव दिस थिंग दैट इज़ मिडिल क्लास, एंड नाउ सबसे लास्ट में कौन बचते हैं? गरीब लोग. ओके, सो पुअर और यू कैन से वर्कर्स. द मिडिल क्लास में भी वर्कर्स होते हैं, बट दे आर नॉट वेरी रिच और नॉट वेरी पुअर एंड मिडिल क्लास. ओके, सो नाउ यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने बहुत सारे दो प्राइमरी सोशल क्लास के बारे में बात की है. आई हैव told you three, but Karl Marx have talked about the two primary social classes. First is bourgeois, or you can say bourgeois. Okay, so bourgeois, who are the bourgeois? So the ruling class that owns and controls the means of productions, for example factories, land, etc., they are bourgeois. Now we have proletariat. And who are these are the people of the working class that does not own the land or means of the productions and must sell their labor, और means अमीर ने पैसा दिया और ये सारा काम ये करते थे वर्किंग क्लास, और इससे बेनिफिट किसको होता था? रूलिंग क्लास को. आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अब चलते हैं मार्क्स के मेजर वर्क्स के ऊपर. तो आपको दो वर्क बहुत अच्छे से याद कर लेना है. फर्स्ट वन इज द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और ये कब पब्लिश होता है? ये पब्लिश होता है 1848 में. और ये किनके द्वारा लिखा जाता है? ये लिखा जाता है कार्ल मार्क्स के द्वारा, और एक और पर्सन रहते हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक एंगल्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन बी फेम्ड इन योर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन. सो दिस वर्क, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, विच वॉज पब्लिश इन 1948, was written by Karl Marx and question mark. So right answer is Friedrich Engels. It outlines the goals of the communism and the critics capitalism. Okay, so Karl Marx और ये बंदा जो है हमारा फ्रेडरिक एंगल्स है, ये क्रिटिसाइज करता है कैपिटलिज्म को. ये कैपिटलिज्म अच्छा नहीं है, सोशलिज्म होना चाहिए. नाउ वी हैव अनदर वर्क विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वर्क? द नेम ऑफ दिस वर्क इज Das Kapital, and it was published in 1867. When it was published? It was published in 1867. वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पे मार्क्स सेमिनियल वर्क है, एनालाइज करते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम को एंड ऑल्सो इट्स इफेक्ट्स ऑन द लेबर प्रोडक्शन एंड द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर. नाउ वी हैव three very important terms of the Karl Marx which is really very important for you. So now we have this term hegemony. हेजमनी सबसे पहले टर्म हमारे कार्ल मार्क्स का आता है, बट देयर इज अनदर राइटर, ठीक है, वो भी इस टर्म को देते हैं हेजमनी, एंड यू विल सी हिमसेल्फ ओनली. सो नाउ यू हैव टू टेल मी द कमेंट सेक्शन इन द कल्चरल स्टडीज ओनली हु हैव गिवन दिस टर्म हेजमनी. बट हेजमनी को थोड़ा सा कार्ल मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं. द डोमिनेंस ऑफ द वन सोशल क्लास और द स्टेट ओवर अनदर ऑफ्टन थ्रू द कंट्रोल ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड आइडियल सिचुएशन. सो हेजमनी मतलब क्या? एक डोमिनेंस. किसका डोमिनेंस? सोशल क्लास का और स्टेट का over another, often through the control of political, economical and ideological institution. Okay, so friends, you got it? Okay, that's great. Okay, now let's move to the another term, that is interpellation. What is this interpellation? What is this interpellation?
it is the process by which the ideology helps individual, leading them to identify themselves in the certain roles of the position. So in a process, or it's an ideology where the individuals finds in certain roles or position. For example, someone is manager and someone is doing this job and this job, and accepting their subjection, और जहाँ पे वो स्थिति में है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, that is called as the interpretation. Okay, so okay, so I hope you are clear to you. Okay, so now let's move to the false consciousness. It is a situation where the working class does not realize their operation by the bourgeois, often due to the ideological control. Okay, so false consciousness, बहुत ही हम बुरी छवि बना लेते हैं अपने मन में, और एक सिचुएशन बना लेते हैं where working class does not realize their operation. वर्किंग क्लास हमारे रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं, उन्हें लगता है अरे जो मालिक बोल रहे हैं यही सही है, और हमें ये अपना दिमाग नहीं चलाते हैं, और डेट इज कॉल्ड एज द फॉल्स कॉन्शियसनेस, कि जो मालिक ने बोल दिया यही सही है, हम तो भाई भगते हैं बस इनके. ठीक है, मार्क्स लॉस ऑफ लाइफ. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉ ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स. सो he have given the 3 laws. So first off is the law of opposites. So first of all you have to understand the law of opposites, where everything is existence in the unity of opposites. So you know, positive and negative work together. If you remove one thing in this, then balance ही बिगड़ जाएगा. ठीक है, सो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, द लॉ ऑफ अपोजिट्स. तो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं. इलेक्ट्रिसिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, and atoms have both the protons and the electrons, which are the कॉन्ट्राडिक्टी बट यूनिफाइड फोर्स. इन दोनों के अलावा अगर ये बैटरी में प्लस माइनस अगर एक भी हटा दिया जाए, तो आपको मान लो फॉर एग्जांपल एक बल्ब है, क्या वो जलेगा? या फिर कोई भी चीज़ आप चल रहे हैं, इफ़ यू वांट टू रन अ फैन, यू विल एबल टू डू इट? नो, यू विल नॉट एबल टू डू इट. सो हमेशा चीज़ें हैं दो अपोजिट चीज़ों की वजह से चलती हैं, है ना. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ द नेगोशिएशन. सो ईच एंटिटी निगेट्स इटसेल्फ. सो एवरीथिंग इज on negation. So negation को समझते हैं. negation in order to produce something higher. This idea accounts the constant growth and the reproduction of the things, such as seed germination into the plants. It is the best example of law of negation. Now let's move to the law of transformation. So continuous quantitative development can lead to the qualitative change. So quantitative development अगर हो रहा है, then it will lead to the qualitative change, where we will have result in the emergence of the new forms and the entities. So अगर देखो क्वालिटेटिव चीज़ें हो रही हैं, क्वांटिटेटिव चीज़ें हो रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में चीज़ें हो रही हैं, then it will lead to the quality, एंड क्वालिटी लीड टू दी न्यू फॉर्म. नया जो कुछ आ जाएगा. अब समझते हैं इस कुछ चीज़ें. देखिए, पहले के लोग मिट्टी से नहाते थे. ओके, दे यूज टू बाथ विथ मट्स. आफ्टर सम टाइम्स बहुत सारे लोग मिट्टी से नहाने लगे. अब नाउ क्या हुआ? एक साबुन का आविष्कार होता है, एंड विच इज़ इन न्यू फॉर्म. इट इज़ ओके. सो ऐसे आप समझ सकते हैं. एंड दिस पैरेलल्स एज द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. और यहीं से हमें चीज़ें पता चलता है, ऐसे ही थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी हुई है. एंड इट इज़ द accumulation of the small changes leads to the creation of new species or the form. और species का भी new form होता है. चलो इसको भी थोड़ा सा समझते हैं. थोड़ी सी बायोलॉजी हमें समझनी पड़ेगी इसके लिए. हम समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे. देखिए, यहाँ पे जंगल है, बहुत सारे जंगल है, और यहाँ पे लैंड है. ओके, ये मैदान है, खाली मैदान है. यहाँ से कुछ स्पीसीज आती है, यहाँ से कुछ स्पीसीज आती हैं, एंड द क्रॉस एंड द न्यू स्पीसीज इज फाउंड. और यही हमारे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में कार्ल मार्क्स कहने की कोशिश कर रहे हैं. आई होप यू आर एबल टू recognize everything. Now let's move to the influence of the Marxist criticism. बहुत सारे राइटर्स आए जिनके ऊपर मार्क्स का इन्फ्लुएंस था, और जो आने वाली वीडियोस है उनमें आप देखेंगे कि मैंने कैसे इसको कवर किया है. तो मार्क्सिज्म क्रिटिसिज्म व्यूज लिटरेचर एज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल इकोनॉमिक फोर्सेस. सो मार्क्सिज्म लिटरेचर को कैसे देखता है? ये कैसे देखता है? सोशल इकोनॉमिकल फोर्सेस की तरह देखता है. एंड इट सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ लिटरेरी वर्क्स रिफ्लेक्ट, reinforce and challenge the class struggle and the condition of the material world. And writer influenced by the Marxism include, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जिसमें हमें मार्क्सिज्म का बहुत बड़ा रोल प्ले होते हुए दिखेगा? रिचर्ड राइट, क्लॉडी मैके, जीन पॉल सार्टे, सिमियन डी वेवियोर, she is feminist writer, Borchet Brecht, he is also from Germany itself.
Okay, now we have Frederick Jameson, Marxism and Form, and so many writers. Is the Theodore Adorno is there, और जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है कल्चरल इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट कौन देते हैं? Adorno. Please remember it. Now have been the significant. Okay, so all this you have to remember it. And next video what we are going to cover the Frederick Jameson. So if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel. And I hope आपको मार्क्सिज्म बहुत अच्छे से समझ आ गया, तो मैंने सारा कुछ कवर कर लिया है, इससे बाहर जाने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है. ओके, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.